हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने R2 ओवर R स्पेस के एग्जांपल्स देखे थे एंड पॉलिनोमियल स्पेस के एग्जांपल्स देखे थे। आज हम लोग सीक्वेंस एंड फंक्शन स्पेस के एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ सब स्पेस ऑफ सीक्वेंस स्पेस। तो देखो कैसे हैं इसमें एलिमेंट। एक्शन सीक्वेंस है और वो R से आ रहा है, ठीक है। एक्शन सीक्वेंस है वो कहाँ से आ रहा है? R से। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो W1 है हमारे पास एक्शन सच डेट कैसा सीक्वेंस? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक्शन इज कन्वर्जेंट। तो हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस का स्पेस ले रहे हैं। तो देखो जीरो सीक्वेंस कहाँ टेंड करेगी? जीरो पे करेगी। और ये कैसी है? कन्वर्जेंट भी है। तो जीरो तो बिलोंग कर गया W1 से, तो जीरो वेक्टर है इसमें, जीरो वेक्टर है। अब हमें क्या लेना है? दो सीक्वेंस लेनी है। फर्स्ट एक्सएन लिया हमने जो किसी ए पे कन्वर्स कर रहा है, और हमने वाई एन लिया जो बी पे कन्वर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों W1 के मेंबर हैं, बिलोंग्स टू W1, बिलोंग्स टू W1। अगर हम इनका एडिशन करें, वेक्टर एडिशन, तो क्या आएगा? एक्सएन प्लस वाई एन। तो ये क्या हो जाएगा? टेंड्स टू, ये कहाँ टेंड करेगा? ए प्लस बी पे। देखो ये क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस होती है कि अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन ए पर कन्वर्स कर रहा है और वाई एन बी पे कन्वर्स कर रहा है, तो एक्स एन प्लस वाई एन ए प्लस बी पे कन्वर्स करेगा। यहाँ लिख दो बाय अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस, बाय अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। और अगर इसमें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर इस सीक्वेंस में हम लोग कोई स्केलर लेमडा का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा ए पे कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिलोंग कर जाएगा W1 में। दिस इम्प्लाई W1 इज सब स्पेस ऑफ सीक्वेंस स्पेस। अगर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस का स्पेस ले लें तो वो क्या हो जाएगा? वो सब स्पेस बना लेगा सीक्वेंस स्पेस में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, W2 एक्सन सच डेट, एक्सन कैसा है? एक्सन इज डाइवर्जेंट। अब कैसा सीक्वेंस का सेट लिया है हमने? डाइवर्जेंट सीक्वेंस का सेट लिया है। तो बताओ ये सब स्पेस बनेगा या नहीं? जीरो वेक्टर हम लोग लेंगे तो ये कहाँ कन्वर्ट करता है? जीरो पे कन्वर्ट करता है। और ये कैसा है? ये कन्वर्जेंट है। जीरो स्पेस कन्वर्जेंट है ना, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है W2 में, तो जीरो वेक्टर मिसिंग है इसमें, तो ये सब स्पेस नहीं बनाएगा, नॉट अ सब स्पेस। W2 सब स्पेस नहीं। क्लियर? थर्ड देखो, थर्ड W3, अगर हम लोग इसमें सीक्वेंस ले कैसा? एक्सन इज ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, ऑसिलेट कर रहा है फाइनाइटली। तो देखो अगर ये ऑसिलेट कर रहा है फाइनाइटली, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं होगा। पहले देखो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली सीरीज होती कैसे? दैट इज limit point is not unique। देखो पहले कि ऑसिलेटिंग सीक्वेंस कैसी होती है, ठीक है। जैसे ये वाली सीक्वेंस ले लो, -1 टू द पावर n। इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? जब n 1 रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? -1। फिर n 2 हो जाएगा तो -1 का स्क्वायर 1।
फिर 3 के लिए -1, फिर 1 एंड सो ऑन। तो इसमें कैसा सीक्वेंस है, -1 1 -1 1। तो लिमिट क्या बनता है, लिमिट पॉइंट कौन सा बनता है, जो पॉइंट इनफाइनाइटली टाइम्स किसी सीक्वेंस में रिपीट हो रही हो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, कोई पॉइंट अगर इनफाइनाइटली टाइम्स किसी सीक्वेंस में रिपीट हो रहा हो तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट बनता है। तो देखो इसमें -1 एंड 1 दोनों पॉइंट इनफाइनाइटली टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसके पास 1 एंड -1 बोथ आर लिमिट पॉइंट। ये दोनों क्या है, लिमिट पॉइंट है। देखो एक और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस देखो कि अगर 7 टू द पावर n ले लें और वो क्या हो, लास्ट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर n लेना हो, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1 होगा तो क्या होगा, लास्ट डिजिट 7, 7 का पावर 2 होगा तो 7 स्क्वायर डेट इज 49, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 9। उसके बाद देखो 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 3। और फिर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 जार 21, तो ये आ गया लास्ट डिजिट 1। तो देखो 7 9 3 1 इनका सीक्वेंस बना, तो ये कैसा हो जाएगा 7 9 3 1। जब तुम 7 का पावर 5 करोगे तो देखो इसमें फिर से 1 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 7 आ जाएगा, तो ये रिपीट होने लगेगा ये सीक्वेंस। 7 7 का पावर n 4 साइकिल होता है, ठीक है, 4 साइकिल बनती है इसकी। तो ये क्या बन गया 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1, ऐसे ये सीक्वेंस रिपीट होती चली जाएगी। तो इसमें 7 9 3 1 इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, तो 7 9 3 and 1 आर लिमिट पॉइंट। तो ये चारों क्या हो गए, लिमिट पॉइंट हो गए इस सीक्वेंस के। तो ये क्या बन गई, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बन गई ना, ये इन चारों पॉइंट्स के बीच में घूम रही है। सो दिस इज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। क्लियर। अब देखो हमने क्या स्पेस लिया था, हमारे पास था सेट ऑफ सीक्वेंस विच आर ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। तो हमने अभी देख लिया कि ऑसिलेटिंग फाइनाइटली सीक्वेंस कैसी होती है। तो अगर हम ले लें 0, तो 0 तो सीधे सीधे जाके 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी, और ये सीक्वेंस कैसी होगी 0 0 0 0 0 0, इसमें इनफाइनाइट टाइम 0 आ रहे होंगे, तो इसकी एक ही लिमिट पॉइंट है क्या 0, और ये ऑसिलेट तो नहीं कर रही, नॉट ऑसिलेटिंग, तो ये मेंबर नहीं है W3 की, तो 0 वेक्टर ही नहीं है, तो W3 सब स्पेस नहीं हो पाएगा। सो W3 is not a subspace of sequence space. Clear? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 4 W4। इसमें हम ऐसे सीक्वेंस का सेट ले लेते हैं जो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है। Xn is oscillating finitely, इनफाइनाइटली, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। ठीक है, तो देखो क्या ले सकते हैं हम लोग, -1 टू द पावर n इंटू n। अगर ये लो तो ये कैसा दिखेगा, -1 जब n 1 होगा तो क्या हो जाएगा ये -1, n 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 1, तो 1 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 2, फिर -3 4 -5 6, यानी ऑड वाले सारे टर्म निगेटिव में रहेंगे और इवन वाले सारे टर्म पॉजिटिव में रहेंगे। तो ये इस तरह से कैसा बनेगा, ये ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली सीक्वेंस है। अगर ग्राफ में देखो
तो यहाँ पे मान लो 0 है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है, -1, और -1 से फिर नेक्स्ट टाइम कहाँ जा रहा है, 2 पे, फिर 2 कहाँ जा रहा है, -3 पे, फिर -3 से 4, फिर 4 से -5, एंड -5 से 6 पे। तो ऐसे ऐसे करके पूरा रियल लाइन कवर कर लेगा ना ये। तो ये इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है ये सीक्वेंस। एक बार पॉजिटिव की साइड जा रहा है, दूसरी बार निगेटिव की साइड जा रहा है। पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और दूसरी बार ये निगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये कैसा हो गया, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइट। तो फिर से देखो, जीरो वेक्टर कन्वर्जेंट होता है और जीरो पे टेंड करता है, तो ये तो ऑसिलेटिंग ही नहीं है। तो जब ये ऑसिलेटिंग नहीं है और इनफाइनाइट तो डेफिनेटली नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी W4 से बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाई W4 इज नॉट अ सब स्पेस। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, W5 इक्वल टू Xn such that Xn is बाउंडेड सीक्वेंस। अब कैसे सीक्वेंस का सेट है हमारे पास, बाउंडेड सीक्वेंस का सेट है। तो देखो 0 लोगे तो 0 कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस है, 0 इज बाउंडेड सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस बाउंडेड ही होती है। सो 0 वेक्टर तो बिलोंग कर रहा है W5 से। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, हमें पता है ना कि सम ऑफ टू बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। दो बाउंडेड सीक्वेंस को ऐड करोगे तो फिर से बाउंडेड ही होगा ना, अनबाउंडेड तो नहीं हो जाएगा। तो ये भी xn प्लस yn, और ये दोनों कैसा है, बाउंडेड, ये बिलोंग कर जाएगा W5 से। और अगर उसमें हम किसी बाउंडेड सीक्वेंस में अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बाउंडेड ही रहेगा। तो ये भी बिलोंग कर जाएगा W5 से। इसीलिए सेट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस ये क्या बन जाएगा, सब स्पेस। W5 इज अ सब स्पेस ऑफ सीक्वेंस स्पेस। तो अभी तक हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड बाउंडेड सीक्वेंस सब स्पेस बन पाया है। नेक्स्ट देखो 6th, W6 equal to Xn such that Xn is unbounded sequence। तो इसे कराने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली 0 वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू W6, क्योंकि 0 वेक्टर कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो W6 में तो आएगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, नॉट अ सब स्पेस। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, W7 Xn has unique limit point। अब हम ऐसे सीक्वेंस का सेट ले रहे हैं जिसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो देखो 0 के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, 0 हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। तो 0 बिलोंग कर गया W7 से। अब देखो एक सीक्वेंस ले लेते हैं, Xn इक्वल टू 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 एंड सो ऑन। तो देखो इसमें 0 इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट बन गया। तो इस Xn के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, दैट इज 0। तो Xn हैज
unique limit point, that is 0. नेक्स्ट सीक्वेंस ले लेते हैं yn इक्वल टू 01, 01, 02, 03, 04 एंड सो ऑन. इसके पास भी जीरो ही लिमिट पॉइंट है और यूनिक है वो. yn has unique limit point, that is 0. तो xn belongs to W7 and yn belongs to W7. तो दोनों सीक्वेंस बिलोंग कर रही है W7 से. अब हम वेक्टर एडिशन करें. वेक्टर एडिशन तो ये क्या बनेगा, इन दोनों सीक्वेंस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 + 0, 0 + 1, 2 + 0, 0 + 2. तो हर नंबर दो बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 एंड सो ऑन. तो इसके पास तो लिमिट पॉइंट ही नहीं है, नो लिमिट पॉइंट. ये तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा W7 से. तो यहां से क्या आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी fails. This imply W7 is not a subspace of sequence space. तो W7 क्या हो गया, सब स्पेस नहीं बना. ठीक है. नेक्स्ट देखो 8, W8 xn is monotonically increasing. xn कैसा है, monotonically increasing. तो monotonically increasing सीक्वेंस कैसा होता है, जो आगे बढ़ता जाए. ठीक है. जैसे ये सीक्वेंस ले लो n, ये क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. और इसे हम क्या कह सकते हैं, मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए हम लोग इस साइन का यूज करते हैं. ठीक है. एक एरो बनाएंगे ऊपर की तरफ और 2 लाइन लगाते हैं. इसका क्या मतलब है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. क्लियर. अब अगर हम ले लें फेबोनाची सीक्वेंस, तो देखो ये कैसा होता है, 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21 एंड सो ऑन. ये ऐसा दिख रहा है ना. तो देखो ये भी आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो है, बट ये आप सोचो कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. देखो इस पे 1 1 2 बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक टर्म के कारण कि एक बार बस 1 और 1 2 बार रिपीट हो गया, इसके कारण ये मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहा. ये कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है. तो देखो हमारे पास कैसा सेट था, सेट ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस. होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, जो सीक्वेंस आगे बढ़ता जाए, यानी कि जिसका ग्राफ कैसा हो, इस तरह का हो या फिर इस तरह का हो, नीचे आने का कोई चांस नहीं है. ठीक है. कांस्टेंट होगा चलेगा लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस. क्लियर. तो देखो 0 लेंगे तो 0 कैसा है, कांस्टेंट सीक्वेंस. और कांस्टेंट सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि वो ऐसा है ना, वो नीचे तो नहीं जा रहा, तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोथ दोनों होगा. ठीक है. तो ये
कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो ये बिलोंग कर जाएगा W8 से, है ना। तो 0 तो बिलोंग कर गया। अब देखो हम सीक्वेंस ले लेते हैं n, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर इस सीक्वेंस में हम स्केलर, और स्केलर कहाँ से आ रहा है, स्केलर r से आ रहा है, अगर हम किसी भी निगेटिव स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो नहीं रही, ये सीक्वेंस कैसी बन गई, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बन गई। दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो यहां से क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल, क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बन गई, तो ये तो W8 में बिलोंग नहीं करेगी। तो यहां से क्या हो गया, W8 इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ सीक्वेंस स्पेस। क्लियर। सिमिलरली set of monotonic decreasing sequence is also not a subspace of sequence space। देखो अगर हम वहां पे ले लेंगे -n, फिर से उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे देखो अगर हम ले लिए यहाँ पर -n, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर इसमें हम -1 स्केलर का मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये बिलोंग नहीं करेगा W में, तो ये सब स्पेस नहीं हुआ। तो जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब स्पेस नहीं है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी सब स्पेस नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखो W9, एक्सन कहां से आ रहा है, एक्सन इज अ कॉसी सीक्वेंस ओवर R एंड C। एक्सन क्या है, कॉसी सीक्वेंस है R और C पे। तो ये बना रहा है या नहीं बना रहा, देखो कॉसी सीक्वेंस किसे कहते हैं, कि कोई दो सीक्वेंस ले, अगर हम R और C में से एक्सएम माइनस एक्सएन, ये क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। इसे हम कॉसी सीक्वेंस कहते हैं, कि अगर हम दो सीक्वेंस लें किसी स्पेस से, दो दो सीक्वेंस लें किसी स्पेस से, तो उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस देन होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉसी सीक्वेंस। तो जो स्पेस कंप्लीट होता है, कंप्लीट स्पेस में कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की तरह काम करती है, ठीक है। अगर स्पेस कंप्लीट है तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। हमने फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ा है कि आर सी, आर टू द पावर एन, सी एन, एल पी स्पेस, एल इंफिनिटी स्पेस, ये सब कैसे स्पेस है, कंप्लीट स्पेस है, इसीलिए वहां पर कॉसी सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो यहाँ देखो आर एंड सी से आ रहा है ना हमारा सीक्वेंस, तो आर एंड सी कैसा सीक्वेंस है, कंप्लीट सीक्वेंस है। कंप्लीट, कंप्लीट स्पेस का क्या मतलब होता है, कंप्लीट स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर तुम उस स्पेस में से कोई भी सीक्वेंस उठाते हो, अगर तुम उस स्पेस में से कोई भी सीक्वेंस उठाओगे, तो वो सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होगी, वो पॉइंट उस स्पेस के अंदर ही होगा, तब हम उसे बोलेंगे कंप्लीट स्पेस। यानी कि तुम आर में से कोई सीक्वेंस उठा रहे हो, तो जो जिस पॉइंट पे वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, वो पॉइंट भी आर के अंदर ही होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्पेस। तो हमने फंक्शनल में पढ़ा था कि आर एंड सी क्या होता है, कंप्लीट स्पेस होता है। तो इसके अंदर कॉसी सीक्वेंस कैसे बिहेव करेगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये कंप्लीट है। तो कॉसी सीक्वेंस, सेट ऑफ कॉसी सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। और हमने क्या पढ़ा कि सेट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस
सब स्पेस बना लेता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉसी मीन्स कन्वर्जेंट इन आर। ठीक है, तो ये सब स्पेस बना लेगा, है ना। पर देखो क्यू भी फील्ड होता है, क्यू भी तो फील्ड होता है। क्यू क्या है? क्यू फील्ड है, लेकिन क्यू कंप्लीट स्पेस नहीं है हमारा। हमने वहां पढ़ा कि आर सी आर एन सी एन ये सब कंप्लीट स्पेस है, लेकिन क्यू कंप्लीट स्पेस नहीं है। क्योंकि तुम क्यू में से सीक्वेंस लोगे ना, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी रेशनल नंबर पे ही कन्वर्जेंट हो। ठीक है, तो क्यू हमारा कंप्लीट स्पेस नहीं है, इसीलिए वहां पर क्यू में, फील्ड क्यू में कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होती। जैसे देख लो, क्योंकि क्यू हमारा कंप्लीट स्पेस नहीं है। मान लो क्यू में से तुम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो 1 लिया, 1.4 लिया, 1.41, 1.414, 1.4142 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कि चलो एक और ले लेते हैं 1.41424 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर कैसे हैं? रेशनल नंबर है, रेशनल से हम लोग सीक्वेंस ले रहे हैं, पर ये कन्वर्स कहाँ करेंगे? ये कहाँ जा रहे हैं? ये √2 की तरफ जा रहे हैं। ये कन्वर्ट कहाँ कर रहे हैं? √2 पे। ये किस पर कन्वर्ट कर रहे हैं? ये इरेशनल पे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो सीक्वेंस है ये आगे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, तो कैसी बनेगी? 1.41424545454 एंड सो ऑन, ये बनती चली जाएगी ना। तो तुम इस पे कभी भी, तुम्हें ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे हम इस सीक्वेंस को टर्मिनेट कर पाए, या इस पर कोई भी टर्म ऐसा नहीं आएगा जहां से हमें ऐसा मिल जाए कि ये रिपीट हो रही हो। ठीक है, कोई भी टर्म ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे हम लोग रेकरिंग लगा पाए। तो वो कैसा सीक्वेंस हो रहा है, किधर जा रही है ये सीक्वेंस? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एलिमेंट की तरफ। तो ये कहाँ जाके कन्वर्स करेगी? ये जाके √2 पे कन्वर्स कर जाएगी। तो हमने सीक्वेंस लिया था रेशनल से, और वो कहाँ कन्वर्स कर गई? इरेशनल से। सो द सेट ऑफ Q is not complete। तो Q क्या है? Q एक कंप्लीट स्पेस नहीं है, इसलिए वहां पर कॉसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस के इक्विवेलेंट नहीं रख सकते कि कॉसी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट ही होगी, नहीं, हम ऐसा नहीं रख सकते। क्लियर? तो R एंड C कंप्लीट स्पेस है, इसमें से कोई भी सीक्वेंस उठाओगे तो वो R एंड C में जाके ही कन्वर्स करेगी। तो यहां से क्या आ गया? द सीक्वेंस ऑफ, देखो यहाँ पे इसे पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं था, हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये सब स्पेस है, बस मैंने बता दिया। रेशनल नंबर कहाँ जा रहा है? इरेशनल पे। दिस इम्प्लाई नॉट कंप्लीट। क्योंकि जब हम लोग पहले पढ़ रहे होते थे तो वहां पे ऐसे वर्ड आते थे, अगर कंप्लीट या फिर कुछ ऐसे टोपोलॉजी या फंक्शनल से रिलेटेड आते थे क्वेश्चंस, तो हम लोग जब पूछते थे तो हमें पढ़ाने वाले अक्सर बोल दिया करते थे, देखो ये बहुत ऊपर के लेवल की चीजें हैं, इसे भी रहने दो, बस ये याद कर लो कि आर या सी है तो कॉसी सीक्वेंस वहां पे कन्वर्जेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है, कंप्लीट क्या होता है, ये सब नहीं बताते थे। राइट? तो ऊपर का लेवल क्या होता है? लेवल तो हम लोग खुद डिसाइड करते हैं ना। अब हमारा लेवल क्या है वो किसी और को कैसे पता होगा? और अगर ऊपर की लेवल की चीज है तो ठीक है, हम लोग उसे पढ़ लेंगे और उसे अपने लेवल पे ले आएंगे। अभी हमारे पास टाइम है ना पढ़ने का, तो हम लोग अब उस लेवल की चीज को अपने लेवल पे तो ला सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी आप फंक्शनल का कोर्स चल रहा है, इसके पैरेलल ही उसे भी साथ में देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो हमने कहाँ से लिया था ये सीक्वेंस एक्सएन? हमने तो आर एंड सी से लिया था, तो ये क्या हो जाएगा? सब स्पेस बना लेगा। सो एक्सएन इज अ Cauchy sequence that is convergent sequence. This imply W9 is
सब स्पेस ऑफ सीक्वेंस स्पेस। नेक्स्ट देखो W10। W10 में हम कैसा सीक्वेंस ले रहे हैं? xn हैज काउंटेबल लिमिट पॉइंट। हम ऐसे सीक्वेंस ले रहे हैं जिनके पास काउंटेबल लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो देखो काउंटेबल, काउंटेबल तो इसके पास दो तरह के काउंटेबल होते हैं हमारे पास, एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आकाश में तारे इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट स्टार्स इन द स्काई, है ना। तो लेकिन हम लोग तारों को काउंट तो कर सकते हैं ना, कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम तारों को काउंट कर लेते हैं। तो जिसे हम काउंट कर पाते हैं वो भले इनफाइनाइट हो, हमें एंड रिजल्ट कभी ना मिले, लेकिन हम लोग एटलीस्ट काउंट तो कर पा रहे हैं ना। तो वो क्या हो जाता है, वो सेट काउंटेबल हो जाता है। और कैसा? काउंटेबली इनफाइनाइट। उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट। और इन जनरल काउंटेबल भी लिखा मिल जाएगा बुक में। और फाइनाइट तो सबको पता है कि कोई सेट है जिसमें कुछ फाइनाइट, जैसे 1 2 3 4 5, तो इस सेट में 5 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट है। तो ये अब जब फाइनाइट है तो डेफिनेटली काउंटेबल होगा। इसको काउंट कर पा रहे हैं कि इसमें 5 एलिमेंट है, तो ये काउंटेबल हो गया। तो दो तरह के काउंटेबल होते हैं हमारे पास, एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट, जिसे हम काउंट कर पाए, भले एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंचे कि भाई कहाँ जाएगा, तो भी वो काउंटेबल है। तो देखो जीरो, जीरो कहाँ जा रहा है? जीरो जीरो पे जा रहा है, और इसके पास कितने लिमिट पॉइंट है? 1 लिमिट पॉइंट है, क्योंकि इसके सीक्वेंस में 0 0 0 0 0 ऐसे है, तो इसका लिमिट पॉइंट भी 0 है, तो इसके पास 1 लिमिट पॉइंट है, फाइनाइट है ये, तो ये बिलोंग कर जाएगा W10 में। ठीक है, अगर हम एक सीक्वेंस ले लें xn, कैसा सीक्वेंस? √n, √n भी बिलोंग कर जाएगा W10 में। क्यों? क्योंकि इसके पास लिमिट पॉइंट ही नहीं है। इसमें कैसे एलिमेंट है? √1, √2, √3 एंड सो ऑन। तो ये तो बढ़ते जा रहा है, इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, नो लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट का नहीं होना भी तो काउंटेबल कहलाएगा ना। कोई चीज है ही नहीं तो वो काउंटेबल है कि नहीं? यानी कि वो क्या होगी? एम्प्टी। एम्प्टी सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? काउंटेबल है ना। तो इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, तो लिमिट पॉइंट का सेट कैसा है? एम्प्टी, दैट इज काउंटेबल। तो ये भी बिलोंग कर जाएगा W10 में। अगर हम एक सीक्वेंस और ले लें, कैसा? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर √n। ठीक है, तो ये भी बिलोंग कर जाएगा W2 से, क्योंकि इसके पास भी लिमिट पॉइंट नहीं है, इसके पास भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो एम्प्टी है, तो फाइनाइट हो जाएगा एंड वो बिलोंग कर जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बारे में तो पता है ना। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है, अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.45 है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 2 के। तो ये जो इंटीजर पार्ट है उसे हम लेते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -2.1 है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -2.1, तो इसका छोटा नंबर क्या होगा? -3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। जैसे यहाँ पे 2.45 था, तो इसमें इंटीजर पार्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या है? 2 है। देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, अगर ये XY एक्सेस है, तो यहाँ पे दे दो 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ पर -1 -2 -3 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है,
तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, अगर कोई भी वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, लाइक 0.5, 0.6, तो ये सब किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन लूप। ठीक है, तो ये कभी भी 1 नहीं आएगा। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर आ रही है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये 0 वैल्यू देगा ऑलवेज। ठीक है, फिर जस्ट 1 के ऊपर इसे क्लोज करो और ये 2 पर जाके क्या हो जाएगा? ओपन। फिर 2 पे इसे क्लोज करो और ये 3 पर जाके ओपन हो जाएगा। यहाँ पर -1 पे क्लोज होगा और यहाँ पे ओपन। सिमिलरली ये इसका ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो हमने एक सीक्वेंस ले लिया xn √n और दूसरा सीक्वेंस हमने ले लिया -√n। कैसा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -√n। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो xn प्लस yn करेंगे, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा? जब हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? xn क्या था? √n और yn क्या था? माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर √n। अब देखो ये क्या बन गया? कुछ याद आ रहा है? ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √n। क्या है ये? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √n। ठीक है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन कैसा होता है? एफ एक्स इक्वल टू कैसा होता है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहते हैं इसे। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारे पास 2.5 है वैल्यू, क्लियर? एक्स क्या है? 2.5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2.5 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो यहाँ से ये क्या बचा? 0.5। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या बची? 0.5। तो चाहे कोई भी तुम नंबर लोगे, x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस कर दोगे, अगर कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लोगे और उसमें से तुम इंटीजर पार्ट हटा दोगे तो तुम्हारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ही बचेगा ना। और फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से ओपन 1 तक। ये 1 को कभी टच नहीं करेगा वो। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है। ये मान लो ये तुम्हारे पास 1 की लाइन है। ठीक है, ये किसकी लाइन है? x इक्वल टू 1 की लाइन है और ये x इक्वल टू 0 की लाइन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ से ओपन, फिर यहाँ से ओपन, फिर यहाँ से ओपन। कुछ इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनेगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटीजर पार्ट हटा दे रहे हैं, है ना? इंटीजर पार्ट हटा रहे हैं, तो ये कैसा बन रहा है? 0 से 1 के बीच में रहेगा ये ग्राफ हमेशा, है ना? तो इसका सेट कैसा बनेगा लिमिट पॉइंट का? क्लोज 0 ओपन 1। क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, मान लो तुम ये सीक्वेंस ले रहे हो, तो इसमें ये जो फ्रैक्शनल पॉइंट है 0.5, 0.5, 0.5 या 0.7, 0.7 कितनी बार आएगा? इनफाइनाइट टाइम्स आएगा ना इस सीक्वेंस में, क्योंकि तुमने क्या लिया? √n लिया। अब √n कितनी बार रिपीट हो रहा है? √n इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो उस √n की जो भी वैल्यूज रहेंगी वो कैसे इन फ्रैक्शनल पार्ट कितनी बार? अब फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 0.9 तक ही जाना है, तो वो इनफाइनाइट टर्म्स में कितनी बार रिपीट कर जाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर जाएगा। तो पूरा का पूरा 0 टू ओपन 1 तक का सेट लिमिट पॉइंट बन जाएगा कि नहीं? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो फ्रैक्शनल पार्ट
का लिमिट पॉइंट का सेट क्या बन गया? क्लोज 0 ओपन 1, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है तुम्हारे सीक्वेंस में, तो जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो 0 टू एंड सो ऑन वो कितनी बार आएंगे? वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट का सेट हो जाएगा। तो हमने जो दो सीक्वेंस लिए थे उन दोनों सीक्वेंस के पास तो लिमिट पॉइंट थी ही नहीं, है ना, लेकिन उनको ऐड करने पर जो सीक्वेंस बन के आई उस सीक्वेंस के पास अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट है। ये कैसा है? ये अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो ये कैसा है? अनकाउंटेबल सेट। टोपोलॉजी में काउंटेबिलिटी में हमने पढ़ा था कि ये इंटरवल किसके होम्योमॉर्फिक हो जाता है? आर के होम्योमॉर्फिक हो जाता है ना। तो ये कैसा हो गया? और आर कैसा होता है? आर अनकाउंटेबल होता है। तो ये इंटरवल कैसा हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। तो ये सेट, ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एन, ये तो बिलोंग नहीं करेगा W10 में। तो यहां से क्या हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी fails. This imply W10 is not a subspace of sequence space. क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो 11, W11। ये क्या बोल रहा है? xn such that xn is bounded above। कैसा सीक्वेंस है? बाउंडेड अबव। तो देखो, अगर तुम इसमें जीरो सीक्वेंस लोगे तो जीरो बाउंडेड अबव है ना, जीरो बाउंडेड सीक्वेंस है तो बाउंडेड अबव भी है, और ये बाउंडेड बिलो भी है, लेकिन हमें कैसा चाहिए? बाउंडेड अबव। तो जीरो बाउंडेड अबव तो है, तो ये बिलोंग कर जाएगा W11 में। अब एक सीक्वेंस ले लेते हैं xn, कैसा? 1/n। ये कैसा है? बाउंडेड अबव। ये सीक्वेंस 1 से आगे नहीं जा सकता, इसका अपर बाउंड क्या है? 1। 1 इज अपर बाउंड। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई? बाउंडेड अबव। और दूसरी सीक्वेंस हम ले लेते हैं -n। तो इसमें देखो कैसे एलिमेंट है? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये भी बाउंडेड अबव है, और इसका अपर बाउंड क्या है? -1। तो ये भी बिलोंग कर रहा है W11 से। तो देखो xn हमारे पास क्या है? -n, और ये बिलोंग कर रहा है W11 से। तो यहाँ पे अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करा दें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम यहाँ पे इस सीक्वेंस में -1 का मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये n हो जाएगा। और ये कहाँ से आएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये कैसा हो गया? ये बाउंडेड बिलो हो गया, और इसका लोअर बाउंड क्या हो गया? 1। 1 इज लोअर बाउंड। तो ये बाउंडेड अबव तो नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा W11 से। तो यहां से क्या हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी फेल। क्लोजर प्रॉपर्टी फेल। दिस इम्प्लाई सीक्वेंस xn इज नॉट अ सब स्पेस। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड बिलो, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, तो देखो जैसे बाउंडेड अबव फेल हुआ था वैसे बाउंडेड बिलो में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तुम ले लो n, n क्या है? बाउंडेड बिलो, n बाउंडेड बिलो है, और इसको फिर से अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करा दे तो ये क्या हो जाएगा? -n, और ये क्या हो जाएगा? बाउंडेड अबव।
और इसका अपर बाउंड क्या है, -1 इज अपर बाउंड, और ये बिलोंग नहीं करेगा W से, तो ये भी सब स्पेस नहीं बनाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो W12, इसमें हम लोग कैसे सीक्वेंस ले रहे हैं, xn such that xn is कांस्टेंट, ठीक है। तो 0 तो कांस्टेंट सीक्वेंस ही है, बिलोंग्स टू W12, तो 0 वेक्टर तो है इसमें। अब मान लो दो सीक्वेंस लो, xn बिलोंग कर रही है W12 से और yn भी बिलोंग कर रहा है W12 से, दोनों क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो xn प्लस yn ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 एंड सो ऑन। तो ये भी कैसा होगा, ये भी कोई कांस्टेंट टर्म ही आने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, W12 में बिलोंग कर जाएगा। और अगर कांस्टेंट सीक्वेंस में किसी अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा xn, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और ये भी W12 में बिलोंग कर जाएगा। दिस इम्प्लाई W12 इज अ सब स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखो W13, देखो इसमें कैसा सीक्वेंस है, xn सच दैट xn टेंड्स टू a, कैसा सीक्वेंस है, xn कहा जा रहा है फाइनाइट नंबर a पे, सिर्फ a फिक्स है a, तो यहाँ देखो ये कब सब स्पेस हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू 0, अगर a 0 होगा तो 0 वेक्टर बिलोंग करेगा, और कोई भी दो सीक्वेंस लोगे वो दोनों कहाँ जा रही होगी, 0 पे जा रही होगी, तो उनका सम भी 0 पे जा रहा होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी 0 पे ही जा रहा होगा, तो ये सब स्पेस बना देगा। और नॉट सब स्पेस, नॉट सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 नहीं है तो 0 वेक्टर ही बिलोंग नहीं करेगा, तो नॉन जीरो ए के लिए ये सब स्पेस नहीं बनाएगा। क्लियर। देखो अगर कोई दो सीक्वेंस है xn, ये जा रहा है a पे और yn ये जा रहा है b पे, तो बाय अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस हमने क्या पढ़ा है कि xn प्लस yn कहाँ चले जाता है, e प्लस b पे, तो अगर मेरा a 0 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि xn प्लस yn कहाँ जाएगा, 0 प्लस 0 पे, तो ये कहाँ चला गया, 0 पे, और अल्फा ऑफ xn करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा xn, दिस इम्प्लाई अल्फा इंटू 0 डेट इज 0, तो यहाँ से क्या हो गया, W13 इज सब स्पेस if a equal to 0 and if a is not equal to 0 then 0 vector does not belong to W13, then W13 is not a subspace if A is non-zero. क्लियर। तो ये हमारे एग्जांपल्स थे किसके, सीक्वेंस स्पेस के। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फंक्शन स्पेस के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर subspace of function space, that is f over f. क्लियर। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट, W1 इक्वल टू f एंड f इज बाउंडेड। हम कैसा फंक्शन ले रहे हैं, बाउंडेड फंक्शन ले रहे हैं। तो देखो fx इक्वल टू 0 लोगे तो ये कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। fx इक्वल टू 0 बाउंडेड फंक्शन है ना। और अगर कोई f लेस देन इक्वल टू m है यानी कि बाउंडेड है, एंड g लेस देन इक्वल टू m2 है, इसको m1 और इसको m2 नाम दे दो, तो ये दोनों फंक्शन क्या है, m1 m2 से बाउंडेड है। तो इनको अगर ऐड करोगे
तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू m1 प्लस m2। ये कैसा हो गया, बाउंडेड। तो ये बिलोंग कर जाएगा W1 से। और अगर बाउंडेड फंक्शन में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा m1। और ये भी कैसा हो गया, बाउंडेड। और ये भी बिलोंग कर जाएगा W1 से। दिस इम्प्लाई W1 इज सब स्पेस ऑफ सेट ऑफ बाउंडेड फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, W2 f is constant फंक्शन। तो देखो fx इक्वल टू 0, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये बिलोंग कर जाएगा W2 से। अगर fx लिया हमने और वो इक्वल टू c है और gx लिया वो इक्वल टू d है, तो fx प्लस gx ये किसके इक्वल हो जाएगा, c प्लस d के, डेट इज सम एंड। और ये कैसा है, कांस्टेंट। अगर हम अल्फा ऑफ fx करें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू c। और ये क्या आ गया, ये भी कांस्टेंट। तो ये बिलोंग कर रहा है W2 से। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, W2 इज सब स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो W3। W3 इक्वल टू F सच डेट F इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि जीरो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, जीरो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जीरो बिलोंग कर गया W3 से। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास fx कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस, gx कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस, तो हमें पता है सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो fx प्लस gx that is equal to f plus g of x कैसा आएगा, कंटिन्यूअस। तो ये बिलोंग कर जाएगा W3 से। और अगर हम कंटिन्यूअस फंक्शन में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें तो भी फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो ये भी बिलोंग कर जाएगा W3 से। दिस इम्प्लाई W3 इज सब स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो W4 f इज डिफरेंशिएबल। अब कैसे फंक्शन का सेट ले रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएबल फंक्शन का सेट। तो जीरो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ये बिलोंग करेगा W4 से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हमें पता है कि सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। दिस इम्प्लाई f प्लस g ऑफ x बिलोंग करेगा W4 से। एंड अगर हम डिफरेंशिएबल फंक्शन में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो डिफरेंशिएबल ही रहता है, ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो यहाँ से क्या आ गया, लिम्डा f also belongs to W4. This imply W4 is सब स्पेस। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग कल करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।